he struggles to find that space. मैं आपसे ज़्यादा वहाँ देख पाता हूँ क्योंकि मैं सामने ऊपर बैठता हूँ। एक सदस्य अपनी बात कहेगा, तुरंत बाहर जाकर मीडिया बाइट देगा, वहाँ से ट्वीट करेगा। सदस्य आएगा अपने भाषण के समय के 1 मिनट पहले और भाषण देते ही चला जाएगा। कितना दर्दनाक है। आपकी वहां उपस्थिति इस काम के लिए नहीं है कि यू अडॉप्ट दिस हिट एंड रन स्ट्रेटेजी। यू कम, मेक अ पॉइंट, लीव, डोंट लिसन टू अदर्स, गो एंड गिव अ बाइट। There can be no greater debasing activity than this. मेरा आपसे आग्रह रहेगा दिल टटोल कर इसको आगे बढ़ाना। हमारी गरिमा बनेगी तो जनता का विश्वास होगा हमें, वरना नहीं होगा। शिष्टाचार के माध्यम से हमें राष्ट्र के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे ये पता चले आम आदमी को कि असहमति को शत्रुतापूर्ण टकराव के बजाय आपसी बातचीत से, संवाद से हल किया जा सकता है। Why disturbance? Why disruption? Why no dialogue, debate, discussion and deliberation? आपके लिए एक नॉर्थ स्टार है, आपके लिए लाइट हाउस है the proceedings of the Constituent Assembly। 3 साल के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली, 18 सत्र हुए और मैं आपको बता दूं उनके सामने बहुत ही गहरे मुद्दे थे, विवादित मुद्दे थे, भाषा के मुद्दे थे, क्षेत्र के मुद्दे थे, संस्कृति के मुद्दे थे। उन्होंने कभी भी ऐसा आचरण नहीं किया कि किसी ने नारेबाजी की हो, कोई वेल में आया हो या दूसरे की बात न सुनी हो। हमें जो संविधान मिला है उसका निर्माण बातचीत के माध्यम से हुआ, सामंजस्य के माध्यम से हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग नियरली 3 years of its functioning in 18 sessions exemplified best of traditions, highest decorum, highest standard of dialogue, discussion, debate. There was no disruption or disturbance even once. No one came to the well. No one shouted slogans. And that was in a scenario when the Constituent Assembly faced contentious, divisive, emotive issues. They found a solution not by confrontation but by collaboration। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा वातावरण किया जाए कि हम न तो एक दूसरे के शत्रु हैं न विरोधी हैं। वो एक पक्ष रखते हैं, आप दूसरा पक्ष रखते हैं, मूल उद्देश्य एक ही है, हमारे राष्ट्रवाद को विकसित करना, जनता का कल्याण करना। एक नई परंपरा और है, व्यक्तिगत आरोप और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आचरण में दिखावटीपन मैं महसूस करता हूं, किसी और को प्रभावित करने के लिए नारे लगाते हैं, अटेंशन कैप्चर करने के लिए नारे लगाते हैं। और नारों का रूप देखिए, मेरे को बड़ी पीड़ा हुई जब राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री ने, जिनको ये बहुत बड़ा उपलब्धि के लिए हम कह सकते हैं कि यू हैव रियली रीच्ड अ माइलस्टोन। 6 दशक के पश्चात
कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे टर्म में आया। प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं है। प्रधानमंत्री को सदन का नेता कहा जाता है। प्रधानमंत्री देश का है। उस प्रधानमंत्री को राज्यसभा में प्रतिपक्ष ने नहीं सुना। अब विषय देखिए क्यों नहीं सुना। उस समय क्या नारा लगा? एलओपी एलओपी एलओपी। समय को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्रतिपक्ष के नेता को और सदन के नेता को, माननीय श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को 1.5 घंटे से ज्यादा समय दिया और किसी को उनको टोकने नहीं दिया। टोकने का अधिकार तभी हो सकता है जब वक्ता ईल्ड करे, वक्ता स्वीकार करे कि हां सामने कोई बोल सकता है। वक्ता यदि स्वीकार नहीं करे तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। कितना गलत काम हुआ, सोचिए। अब इस बात को लेकर यह टिप्पणी होगी कि सभापति महोदय का झुकाव इधर है या इधर है। मेरा झुकाव हर परिस्थिति में सदस्य की मूल भावना की तरफ है, संविधान की तरफ है, कानून की तरफ है और देश की तरफ है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अब अपने सामने चुनौती है, हमें पुनर्स्थापित करने होंगे। हम बहुत दूर भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो आप लोग हो, आपकी प्रतिष्ठा आपके सामने, आपके पीछे से नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा का आधार होगा कि संसद में आपने क्या किया, क्या योगदान किया, कितना महत्वपूर्ण योगदान किया। मेरे लिए तो सदस्यों को समझाना जटिल हो गया है, एक चुनौती हो गई है। हर बात के ऊपर चुनौती मुझे देना, हर बात पर टोका टोकी करना, गिरावट की सीमा को हम लांघ गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है, हेल्प द नेशन by re-establishing your prestige, by assuring the nation that you are warriors of democracy, you are greatest stakeholders of democracy. इस भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे अहम भूमिका आपकी है और उस अहम भूमिका में सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्या आपका आचरण उत्तम है। सदन में बैठकर 3 काम होते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। एक, अवसर की तलाश में रहते हैं कि मैं कब व्यवधान पैदा करूं। राजनीतिक दल सदन शुरू होने से पहले तय करते हैं कि आज व्यवधान करना है। मन को टटोलिए, क्या ये सही है? दुनिया में नजर फैलाइए, कई प्रजातांत्रिक देश हैं, सुदृढ़ लोकतंत्र पनप रहा है वहां। क्या वहां ऐसा होता है? अपने यहां क्यों? उन देशों की तो पृष्ठभूमि 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की नहीं है। उन देशों के अंदर वो ज्ञान का भंडार नहीं है जो इस भारत में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनके माध्यम से है। ऐसी परिस्थिति में हम ऐसा आचरण करें, इसका एक गलत संकेत और भी जाता है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका अपने आचरण से कमजोर होती है। कमजोर होती है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है। आपकी नजर से वो चाहते हैं कि आप सरकार से को पारदर्शी बनाएं, सरकार को उत्तरदायी बनाएं, सरकार के सामने एक दूरदर्शिता की योजना रखें
ये सब आप नहीं रख पाते हो। मैं रोज जब सदन चलता है तो मैं देखता हूं पढ़कर कि सदस्य ने वास्तव में कुछ कहा है क्या वो कट पेस्ट की बात कर रहा है, क्या कुछ उसने ऐड किया है, और क्या औपचारिकता से काम किया है। मुझे कहते हुए चिंता भी हो रही है और आपके चिंतन मंथन की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है, आपके मन में जरूर विचार हैं, भारत के निर्माण के लिए आपके मन में कुछ सोच है, उस सोच को सदन में व्यक्त करने के बहुत साधन हैं। मैं आज भी कहता हूं कि चाहे कार्यपालिका में कोई मंत्री हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, सबसे महत्वपूर्ण अंग उस संसद सदस्य का है जो संसदीय प्रणाली के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। एक बात देखिए, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री पूछते हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, जवाब को नहीं पढ़ते। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मंत्री ने जवाब क्या दिया है, किस विषय के ऊपर वो प्रश्न है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न मान लो एक राज्य का है, वो दूसरे राज्य का पूछेंगे। चेयर पर ये कहना कि आप हमें सप्लीमेंट्री की इजाजत दीजिए, आपसे शेयर कर रहा हूं आज, आपको आश्चर्य होगा, कुछ सदस्य एक साथ ही कागज भेज देते हैं कि वो हर प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, हर प्रश्न पर। मैं आपको बताता हूं, आई डू नॉट एनकरेज इट। मैं विषय को देखकर सदन में चारों तरफ नजर फैलाकर कि हां ये मछली से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं बंगाल की तरफ देखूंगा, उड़ीसा की तरफ देखूंगा, केरल देखूंगा। जब सप्लीमेंट्री का मैं निर्णय करता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जेंडर बैलेंसिंग भी हो, पार्टी बैलेंसिंग भी हो। इसके बाद वरिष्ठ नेता उपस्थिति दर्ज कराने की दृष्टि से हाथ खड़े कर देते हैं। जब पता है कि आप चिट भेजिए, मैंने व्यवस्था की है और हमारे सचिवालय की व्यवस्था सुदृढ़ है कि जो ही आप हाथ खड़े करते हो आपके पास तुरंत कोई आएगा, फिर भी वेल में जाकर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। बड़े भारी मन से मैंने यह तय किया, जब कुछ अधिकांश लोग कहने लगे हार्ड कॉपी भी एक्सेप्ट करो। अधिकांश लोगों ने कहा क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दुनिया कहती है कि डिजिटाइजेशन में भारत सबसे आगे है, दुनिया के देशों के लिए मिसाल है। गांव का आदमी डिजिटाइजेशन में विश्वास करता है, गांव का आदमी डिजिटल हो गया है, किसान डिजिटल हो गया है, और मैं इतने बड़े सदन में बैठकर ये कहूं कि मैं पीछे जा रहा हूं। मैं व्यवस्था करूंगा, किन्हीं को कम जानकारी है तो सहयोगी दूंगा, हेल्प डेस्क रखा है। वी हैव टू बिलीव इन द नेशन विच इज ऑन द मार्च। मेरा ये कहना है कि एक मुद्दा आता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसमें कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम सदन में बात करेंगे तो 140 करोड़ का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा नहीं कर पाएगा, न दीवानी मुकदमा कर पाएगा, न फौजदारी मुकदमा कर पाएगा। ये अधिकार सोचकर दिया गया है। आपकी रक्षा इसलिए की गई है कि आप प्रजातंत्र की रक्षा करोगे, आप संविधान की रक्षा करोगे, आप जनता के कल्याण की बात करोगे। सदन को यदि अगर ये अखाड़ा बनने दिया जाए कि आप मनमाई से 400 कहोगे और बाहर से कोई उस पर मुकदमा नहीं कर पाए, आई हैव गिवन माई रूलिंग, और मैं कहूंगा उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप पढ़िए। मैंने स्पष्ट कहा है
your right of free expression, which is unique. 140 करोड़ जनता को वो राइट नहीं है। सदन के बाहर आप बोलते हो, कोई मुकदमा कर सकता है, फौजदारी कर सकता, दीवानी कर सकता है। बट इफ यू से समथिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, द आउटसाइड वर्ल्ड कैन टेक रिकोर्स टू नो रेमेडी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है। उनकी रेमेडी के लिए, उनके अधिकारों को का संरक्षण करने के लिए नियम बने हुए हैं। और जो मेरी कुर्सी पर पहले बैठे हैं और आज मैं बैठ रहा हूं, उनका कर्तव्य है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुंठित नहीं करें, दंडित करें। और दंडित करने की व्यवस्था है। मुझे संसद सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करते समय आनंद नहीं आता है, पीड़ा होती है। समझाइश करता हूं, बुलाकर कहता हूं, आप अपने इस अधिकार को, विच इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ एक्सप्रेशन इन योर हैंड्स, मेहरबानी करके चिंतन के साथ, मंथन के साथ, मर्यादित तरीके से, सीमाओं में रहकर करें। कितना अजीब लगता है, एक सदस्य की आदत हो गई है, कुर्सी पर बैठेंगे, आम चेयर डायलॉग करेंगे और भद्दी व भाषा का उपयोग करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करनी चाहिए? श्योरली नॉट। These are issues not to be determined by vote. These are issues to be determined by the chair. पर इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप सुधार लाएंगे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बहुत सेंक्टिमोनियस है। ये एक मंदिर है, इस मंदिर में दुराचरण नहीं हो सकता, इसमें मर्यादा भंग नहीं हो सकती। संसद की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इतिहास में दर्ज की जाती हैं। दीज आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री। जब एक संसद सदस्य ने अपने मोबाइल फोन से संसद की प्रोसीडिंग्स ले ली, ठीक नहीं था। बेमन से मुझे दंडित करना पड़ा, दुखी मन से दंडित करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सदस्य को सस्पेंड किया गया, न्यायपालिका का द्वार खटखटा दिया। संसद के अंदर जो कुछ होता है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता सिवाय चेयर के। न कार्यपालिका का हो सकता है, न किसी और संस्था का हो सकता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम फॉर इट्स प्रोसीजर, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स। एनी प्रोसीडिंग इन द हाउस, in parliament, is beyond review either of the executive or any other authority. वो संसद से चले गए वहां, आभार व्यक्त कर दिया कि आपकी वजह से मेरा कल्याण हो गया। सब गलत आचरण। आई एम रेफरिंग टू मिस्टर राघव चड्डा, उनके पार्टी के सीनियर मोस्ट आदमी अब प्रेजेंट हैं। मिस्टर चड्डा Gupta ji was convicted. He was sentenced for a misconduct which I could not countenance because that was outrageous to the rules and decorum. कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा सिद्धांत है, ये मेरा दायित्व है कि आई हैव टू हैंड होल्ड एवरीवन। और एक बार कार्य करने के बाद मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव अपॉर्चुनिटी, आई हैंड होल्ड, आई काउंसल। पर मेरा ये मानना है कि चेयर की हर रूलिंग को आप पहली बार आए हैं, पढ़ना चाहिए। पहले तो मेरे द्वारा पढ़िए क्योंकि वो सामयिक है,
और मेरे से पहले जो हैं बहुत विद्वान हैं उनकी पढ़िए। एक मुद्दा उठा कि आप हाउस में क्या डिस्कस कर सकते हो। अब हर राजनीतिक दल का सदस्य अपने नेता के प्रति समर्पित है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, समर्पित है, हर दल का है। और जब कुछ कहा जाता है तो उग्र हो जाते हैं। ऐसा एक मुद्दा मेरे समक्ष आया। देश के बाहर जाकर लोकसभा के एक सदस्य ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे किसी को आपत्ति हुई तो वो राज्यसभा के समक्ष उस समय सदन के नेता ने ये मामला उठाया। तो एक मुद्दा उठा कि आप लोकसभा के सदस्य की चर्चा राज्यसभा में नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, आप अपनी पुस्तक को खोलिए और उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य की चर्चा किन परिस्थिति में हो सकती है, लिखा हुआ है। इसमें कोई बहुत विद्वता मेरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मुद्दा बना लिया। अब ये कोई वाद विवाद का केंद्र तो नहीं है राज्यसभा लोकसभा। इट इज नॉट इलोकेशन कंटेस्ट। ये ऐसा स्थान नहीं है जो कि इसको हम डिबेटिंग सोसाइटी कहते हैं, यू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स, ऐसा तो नहीं है। मेरे उस फैसले को पढ़िए। मैंने ये कहा है कि हम